नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों को देख लेते हैं। राज्य के सबसे बड़े घोटाले में शुमार छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बनी 2 एसआईटी में से एक एसआईटी जल्द अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को भेज सकती है। हरिद्वार देहरादून जिले में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में बनी एसआईटी ने घोटाले में कार्रवाई की है। एसआईटी ने अभी तक हरिद्वार जिले में 51 कॉलेजेस को मामले में दोषी पाते हुए मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। 49 लोगों को अरेस्ट किया गया है। देहरादून जिले में 23 कॉलेजों पर मुकदमा दर्ज है। 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही समाज कल्याण विभाग भी 6 अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी पाते हुए गिरफ्तार यहां से भी किया गया। कुछ कॉलेजों पर जांच जारी है। तो एसआईटी की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं और एक एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी होने की कगार पर। जो एसआईटी है उसमें जो जांच का पार्ट है वो समाप्ति की ओर है, विवेचना नहीं। विवेचना भी और चलेगी। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में जो जांच का पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है 2 जिलों का। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एक एसआईटी की जांच लगभग पूरी होने की कगार पर है, डिटेल्स बताइएगा बारीकी से। बिल्कुल जीनत, क्योंकि ये जो एसआईटी बनी थी 2017 में इस एसआईटी को सरकार ने बनाया था, क्योंकि जो यहाँ पे छात्र हैं एससी और एसटी कैडर के जो छात्र हैं उनकी फर्जी दस्तावेज बनाकर कई कॉलेजों ने उनका जो छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो गबन किया था, जिसकी कई बार शिकायतें भी हुई। शिकायतें ज्यादा होने लगी। बाकायदा न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सरकार ने एक एसआईटी बनाई, 2 एसआईटी बनाई थी। एक एसआईटी उत्तराखंड के जो 11 जिले हैं वहां काम कर रही थी। दूसरी एसआईटी जो 2 जिले हैं हरिद्वार और देहरादून, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कॉलेज इन्हीं दोनों इलाकों में है। तो इन दो जिलों की जो एसआईटी है उसका अब काम लगभग खत्म की कगार में है और करीब अभी तक अगर हम बात करें करीब 70 से ज्यादा इसमें कॉलेजों पे मुकदमे हो चुके हैं और कई लोग इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसको लेकर अब एसआईटी के अब अंतिम चरणों में है और कुछ ही दिनों बाद यानी कि बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते एसआईटी अपने पूरे दस्तावेज शासन में जमा कर सकती है। जी एक और महत्वपूर्ण बात बताइएगा सत्येंद्र, क्योंकि कुछ जैसे हमने कल भी जैसे शाम को बात हुई थी आपसे, तो हमने देखा कि यूपी से तार जुड़े थे, हिमाचल का भी जिक्र हुआ। इस दिशा में फिर किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि जीनत जो ये एसआईटी है जो हरिद्वार जो टीसी मंजुनाथ के अध्यक्षता में जो एसआईटी चल रही बनी थी हरिद्वार और देहरादून को लेकर, यही एसआईटी जो राज्य के बाहर यानी कि 8 और राज्य हैं जहां इसके तार जुड़े थे। यानी कि अगर हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, जो यहाँ भी छात्र थे उन जो इन इलाकों में जो इन राज्यों में भी जो कॉलेज है वहां भी इस एसआईटी ने छापेमारी की। यहाँ वहाँ उन कॉलेजों से भी संपर्क किया, वहाँ के दस्तावेज भी निकाले। तो वहाँ भी कई जो कॉलेज हैं उनके ऊपर भी ये गबन का चार्ज लगा है, क्योंकि उन कॉलेजों में भी हर दिशा में जो है वो जांच हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगले 10 से 12 दिनों के अंदर स्क्रीनिंग कराने के निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी कर दिए हैं। इसके लिए सीएम ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। आशा और आंगनवाड़ी वर्करों की मदद के जरिए ये स्क्रीनिंग की जाएगी। हमारे पास लगभग 10,000 के करीब आशाएं हैं और 18,000 के आसपास हमारे पास आंगनबाड़ी जो 2 हैं वो हमारे पास है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी का हमारे पास लगभग 36,000 से अधिक का स्टाफ है। उसके अलावा हमारे पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और हमने जिलाधिकारियों से ये कहा कि आप इस ढंग से योजना बनाइए कि हम 10-12 दिनों में हर एक नागरिक का हम लोग स्क्रीनिंग कर लें, ताकि हमको कोई भी जो संभावना हो सकती है उस संभावना से हम समय पर बच सकें, उसका निदान ढूंढ सकें। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से होने वाली ये पहली मौत है। ट्रूनेट मशीन में सैंपल पॉजिटिव आया और अब हायर लैब से रिपोर्ट आनी बाकी है। मृतक जिला अस्पताल में भर्ती थे और 16 दिन पहले दिल्ली से लौटे थे। आज अब सतर्कता के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। पिथौरागढ़ में ही आज 3 महीने की बच्ची समेत कोरोना के 2 नए मामले भी सामने आए हैं। विजय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, लगातार बढ़ते आंकड़ों के बारे में बताइएगा और इस मरीज जिसकी अब हालांकि मौत हो चुकी है, इनके बारे में क्या जानकारी आई, कब से पॉजिटिव थे, क्या ट्रीटमेंट में कोई कमी रह गई या फिर कोई और बीमारी भी वजह बनी?
शायद संपर्क नहीं हो पाया, बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, एक छोटी सी मासूम बच्ची भी कोरोना के संक्रमण में, 3 महीने की बच्ची जो है वो भी पॉजिटिव निकली है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिल्ली से 16 दिन पहले ही आए थे और उनका अंतिम संस्कार जो है सही तरीके से हो, लेकिन सतर्कता के साथ हो, ये कोशिश की जा रही है। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हो गई है और मामले भी कुछ सामने आए हैं, जिसमें एक 3 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल है। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, जिस मरीज की मौत हो गई है उनके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। क्या किसी और बीमारी से भी परेशान थे या फिर कोरोना ही वजह रही? क्योंकि प्रदेश में बार बार हम ये सुनते हैं कि मरने वाले जो हैं किसी और बीमारी से पीड़ित थे। जी जीनत, मैं आपको बताऊं कि जिनकी आज मौत हुई है, तकरीबन 22 दिन पहले वो दिल्ली से लौटे थे। उसके बाद उनका इंस्टीट्यूशनल और जो होम क्वारंटाइन का पीरियड था वो पूरा हुआ था। बीते 9 जून को उनको कुछ तकलीफ हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हुई थी, फिर इन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया था और जहां पर इनका लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ा है। उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था उसको ट्रूनेट मशीन के जरिए यहाँ जांच की गई तो पॉजिटिव निकला है। फिर उस सैंपल को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर भेजा गया है और हल्द्वानी से ही आखिरकार मोहर लगी कि ये पॉजिटिव था या नहीं था मामला। लेकिन पहली नजर में ये मामला पॉजिटिव बना। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि कुछ सांस लेने में उनको पहले से दिक्कत थी, लेकिन मामला अगर पॉजिटिव आया तो निश्चित तौर पर ये कोरोना से पहली मौत मानी जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में आज कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 1836 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 1135 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 668 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 24 संक्रमितों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में 3-3 केस सामने आए हैं। बागेश्वर में 2, पिथौरागढ़ में 2, अल्मोड़ा में 1 नया केस सामने आया है। उत्तराखंड में प्रवासियों पर हुए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमों में प्रवासियों को जल्द राहत मिलने जा रही है। मामले में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को आदेश जारी कर प्रवासियों की लिस्ट बनाने को कहा है। आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान हजारों लोग बिना पास के अन्य राज्यों से उत्तराखंड वापस लौटे थे, जिन पर उल्लंघन की वजह से आपदा अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में भी कई लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। काफी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसमें वो जो मुकदमे माइग्रेंट लेबर पे दर्ज हुए, जो मतलब आने जाने के दौरान, मोस्ट प्रॉब्ली उसी से रिलेटेड है। फिर भी उसका पूरा लीगल अध्ययन करके और कौन कौन से केसेस उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके ऊपर तदनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। उधर मुंबई में फंसे 2600 प्रवासियों को लाने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। प्रवासी सहयोगी टीम की हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से मुंबई में फंसे प्रवासियों को वापस लाने पर तत्काल जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट इस मामले पर अब 17 जून को सुनवाई करेगा। श्वेता मालिवाल ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा है कि मुंबई में 2600 उत्तराखंडी प्रवासी फंसे हैं और 30 अप्रैल से सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार का अड़ियल रवैया है, जिसकी वजह से वो आज तक वापस नहीं आ पाए हैं और ना ही उनको किसी तरह की कोई ट्रेन की या बस की कोई सुविधा मिली है। याचिका में सभी लोगों को राज्य में लाने की मांग की गई है। प्रवासी सहायता टीम की ओर से आज हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया कि जो 2600 लोग मुंबई में अभी भी फंसे हुए हैं उनकी ट्रेन के संबंध में एनओसी दिए जाने की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और उनकी क्या कार्य योजना है इनको वापस लाने के बारे में, इस सब के बारे में राज्य सरकार को और रेलवे को 17 जून तक अपना जवाब दाखिल करना है। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में दूसरी पीसीआर मशीन आने के बाद कोरोना जांच में तेजी आ गई है और अब 2 मशीनों के साथ एक दिन में 300 तक टेस्टिंग हो रही है। साथ ही पिछले दिनों से बची 1000 जांचों को भी पूरा कर बैकलॉग खत्म किया गया है। अब यहां कुमाऊं से भी सैंपल आ रहे हैं क्योंकि हल्द्वानी लैब फिलहाल बंद है। हाँ, पीसीआर मशीन आ गई है, उसका यूज़ करना भी शुरू कर दिया है और हमारे करीब 4500 से ऊपर हमारी जांचें हो चुकी हैं आज की डेट पे। और ये बड़ा अच्छी बात है कि 2-3 दिन पहले तक हमारा जो 1000 से ऊपर का जो बैकलॉग था वो अब खत्म हो गया है। उधर टिहरी में नर्सिंग कॉलेज कोरोना आइसोलेशन सेंटर में शिकायत की जा रही है। कोरोना संदिग्ध मरीजों ने खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर जो है हेल्थ चेकअप न ही होने की शिकायत की है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना संदिग्ध मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में सीएमओ का कहना है कि खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है और कोरोना संदिग्ध मरीजों का
दिन में 2 बार हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। आ रही है तो खाने पीने का व्यवस्था तो वहाँ पर बहुत अच्छी है। ये कंप्लेन करना तो अभी, क्योंकि अभी देखा गया है हमारे नोडल डॉक्टर मनोज वर्मा भी हैं, डेली वहाँ जा रहे हैं सुबह शाम, और उनकी व्यवस्था में बहुत सुधार है। खाने पीने की जो कैटरिंग हुई थी उसको और। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी द्वारा पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को कुछ दिन पहले लिखी चिट्ठी की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। प्रकाश जोशी ने अपनी चिट्ठी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब में इंदिरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें दार्शनिक करार देते हुए पहले नेता बनने की नसीहत दी। दूसरी तरफ प्रकाश जोशी ने भी इंदिरा पर एक और हमला बोल दिया। जोशी ने इंदिरा पर इशारों में सरकार और उसके मंत्रियों से अपने व्यक्तिगत संबंध निभाने का आरोप लगाया। जोशी ने इंदिरा को केवल अपनी विधानसभा तक सीमित रहने वाला नेता तक करार दे दिया। इस पर कमेंट नहीं करूँगी। वो यहाँ से स्वयं 2 बार चुनाव लड़ चुके या नहीं लड़ चुके, तो पहले जनता के बीच में भरोसा पैदा करें, तब कमेंट करने लायक होंगे। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी कि उनकी सोच विचार बड़ी दार्शनिक है, मुझे इससे भी लेना देना नहीं। मैं तो अपनी बात कहती हूँ, व्यवहारिक हूँ। सबकी होती रहती है। हम एक विधानसभा तक चिपके हुए नहीं है, एक क्षेत्र को हमने पकड़ के नहीं रखा है, और कुछ लोगों के पूरी जीवन मात्र चुनाव लड़ने में बीत जाता है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं, अच्छी बात है, आप नेता हैं और हम सब आपके नेतृत्व को मानते हैं, हम आपके नेतृत्व से बाहर नहीं हैं, परंतु उस पद के गरिमा के अनुरूप भी काम करें। और जब सरकार को, आज इस संकट में हम सरकार का सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जहां सरकार को बेनकाब करना है वहां सरकार को बेनकाब भी जरूर करें। वहां अगर आप व्यक्तिगत संबंध देखने लगें। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है। जिले में 3 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। जिले के अलग अलग स्थानों पर तीनों ने जहर खाया। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 3 महीने में 41 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। देखिए, अगर हम देखें कि पिछले 3 महीने में 41 लोग सुसाइड कमिट करते हैं, तो क्या ये डिप्रेशन की हाइट नहीं हो जाती? बहुत ज्यादा मेंटली हेल्थ जो है लोगों की प्रभावित नहीं होगी। 8 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर, जैसे जिनमें से 8 लोगों की मौत हुई और 41 लोगों ने जो है सुसाइड कमिट किया है। ये बहुत, देखिए, अल्मोड़ा से खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। जिले के अलग अलग स्थानों पर इन्होंने जहर खाया भी, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुल आंकड़े की जब हम बात करते हैं तो 41 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर राज्य में इन दिनों बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम जारी है। कोविड-19 के बीच हो रहे इस मूल्यांकन में शिक्षकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मूल्यांकन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। उधर शासन से शिक्षकों को बीते साल का भी मूल्यांकन का पैसा नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की माने तो शासन से इसके लिए 2.25 करोड़ रुपए निदेशालय को मिल गए हैं। अब निदेशालय से सीधे संबंधित जिलों के सीईओ को ये धनराशि 1-2 दिनों में भेज दी जाएगी। जी सर, परिवहन की जो कन्वेंस की असुविधा तो टीचर को हो रही है, उससे टीचर का जो एक है पॉकेट पर बहुत बड़ा एक भार पड़ रहा है, और भार पड़ने से हमारा मूल्यांकन भी प्रभावित हो रहा है। पिछले सालों के मूल्यांकन का पैसा शासन से निदेशालय को प्राप्त हो चुका है और जल्द ही 1-2 दिन के भीतर इसका भुगतान शिक्षकों को कर दिया जाए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एसएसजी कैंपस अल्मोड़ा में छात्र पिछले 15 दिनों से धरने पर हैं और छात्रों की मांग है कि सेमेस्टर परीक्षा रद्द की जाए और छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। 2 बार कैंपस डायरेक्टर की छात्रों से बातचीत फेल हो चुकी है। अब छात्रों ने कुलपति के आने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। देखिए, 15 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको बताइए, लेकिन अभी तक हमारी जो अंतिम सेमेस्टर के लिए कोई भी बात होनी थी, छात्र हितों में बात होनी थी, अभी तक हुई नहीं है। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि अब हम इस प्रशासन को 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। ये कोविड-19 की इस विषम स्थितियों में जो कुछ होगा विद्यार्थियों के हित में होगा। ये विद्यार्थियों की हित से बाहर कोई चीज़ होने वाली नहीं है। अब बच्चे हैं, इनके मन में ये है कि वो जो अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व दर्जाधारी और कांग्रेस नेता रमेश पांडे ने वर्चुअल रैली के बहाने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में युवा बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूरों के पास खाने के लिए नहीं है, राज्य में क्वारंटीन सेंटर्स की हालत बद से बदतर है, लेकिन डबल इंजन वाली सरकार ऐसे मौकों पर भी प्रचार में पड़ी हुई है। बड़े बड़े एलईडी लगाए जा रहे हैं, एलईडी में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता के सुख और दुख की कोई चिंता इस सरकार को नहीं है। इनको केवल प्रचार करना है, चुनाव लड़ना है, झूठ बोलना है और झूठ पर ही ये सरकार उत्तराखंड में टिकी।
उधर उत्तराखंड के 20 किसान बेटियों को अब फ्री प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगी। उत्तराखंड के कृषि विभाग और एचएन बहुगुणा फाउंडेशन के बीच एमओयू साइन हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि ये फ्री एजुकेशन छोटे और मझोले किसानों की बेटियों को मिलेगी और इसका प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड की 20 लड़कियों को, जो किसानों की और छोटे और मझले किसान की लड़कियां हों, उनको प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए वो लोग स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। इसमें हम लोगों को 20 लड़कियों के नाम सेलेक्ट करके जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हैं, उनके नाम इनको RSN बहुगुणा फाउंडेशन क्लब के को और इनर व्हील क्लब को भेजने होंगे और वो हर वर्ष इस तरह बच्चियों को प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए वहाँ से स्कॉलरशिप देने का काम। जैव विविधता के हिसाब से रिच माने जाने वाले गंगोत्री नेशनल पार्क में दुर्लभ स्नो लेपर्ड का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को पार्क की टीम जब गश्त पर थी तो उसका अचानक वयस्क स्नो लेपर्ड से सामना हो गया। पार्क के रेंजर संजय कुमार ने स्नो लेपर्ड को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बीमार तो नहीं है, बीमार नहीं है ना ये हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे के पास आज 18 हाथियों के झुंड को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। श्यामपुर के जंगलों से कल देर रात ये झुंड यहां के गंगा तटीय क्षेत्र में पहुंचा, जिसके बाद वन महकमे ने इसे वापस जंगल में खदेड़ने की मुहिम शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी ये हाथी इसी क्षेत्र में बने हुए हैं। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर और हरिद्वार रेंज के संयुक्त अभियान के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इस दौरान हाईवे पर भी काफी देर तक गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के मुताबिक ये हाथियों का नियमित कॉरिडोर है। हमेशा से हाथी इस जगह को क्रॉस करते हैं, इससे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। ये जो हमारे पीछे श्यामपुर के जंगल दिख रहे हैं, इनसे ये लगभग नियमित रूप से ही हाथी आते हैं और फिर ये जो है यहाँ से या आगे से कुछ जगह हैं इनके क्रॉस करने की। क्रॉस करके जो सामने जंगल दिख रहा है गंगा जी से पहले यहाँ जाते हैं और कई बार गंगा जी में पानी पीने के लिए जाते हैं। उधर चमत्कार को नमस्कार तो हर कोई करता है, अगर चमत्कार से किस्मत ही बदल जाए तो फिर आस्था कहाँ कम हो सकेगी। ऐसा ही आस्था का केंद्र नैनीताल का कैंची धाम है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भक्तों के लिए भी काफी लोकप्रिय है। लेकिन इस बार अपने स्थापना दिवस पर लाखों लोगों के बीच नहीं बल्कि ये सूना पड़ा हुआ है। इस बार कोरोना का असर इस बार नैनीताल के कैंची धाम के स्थापना दिवस पर भी पड़ा है। यहाँ 15 जून को हर साल आस्था का महाकुंभ लगता था, मगर इस बरस स्थापना दिवस पर यहाँ सूनापन साफ देखा जा रहा है। भक्तों की लंबी लाइन कोरोना संक्रमण से बंद मंदिरों के दरवाजों से दूर हो गई है, तो इस बार स्थापना दिवस को बड़ी ही सादगी से मनाया गया। न मालपुए और न ही कोई भीड़, बस मंदिर के पुजारी और प्रबंधन ने इस दिन को मनाया और कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए बाबा महाराज से दुआ मांगी। अब वो तो पहले तो बहुत लाखों लोग हिसाब से बनता था, इस प्रकार सिर्फ जो अंदर मंदिर में भोग जो पद्धति है पहले जो महाराज की समय से चली है उतना ही भोग बनेगा, बना है उतना ही बरसाल वहाँ भोग लग गया है। इसमें प्रदेश में पूरे संसार में पूरा जो है इसको हटाने महाराज ही हटाएंगे, उन्हें वही एक ऐसे हैं कि जो इस सब चीजों को कर सकते हैं। दरअसल कैंची धाम पर देशी नहीं बल्कि विदेशी भक्तों की भी आस्था जुड़ी है। इसी मंदिर पर कई कहानियां भी प्रचलित हैं, तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को भी इसी मंदिर से कामयाबी मिली। इतना ही नहीं बल्कि चेचक जैसी बीमारी में लगे डॉक्टर को भी बाबा का आशीर्वाद मिला। अब 22 मार्च से मंदिर बंद तो है और 15 मई से होने वाले हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्तों ने घर से किया। अब असर कारोबार पर जरूर दिख रहा है, मगर भक्त अपने बाबा पर विश्वास जता रहे हैं। बार असीम कृपा रही साहब बाबा की। हमारा एक बच्चा बीमार है, ये इसको वहाँ ले जा रहे हैं ना हम सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो इसने इनकी महाराज की कृपा है बचा दिया। बस हम तो इनका ही वरदान मांगते हैं। यही दुआ मांगी है कि इसको जल्दी जल्दी आशीर्वाद दें, सारे संसार को सुखी रखें, कोरोना से बचाए। जब से महाराज जी देखे सभी को दिया है महाराज जी ने। 15 जून को हर साल लाखों भक्त यहाँ अपनी किस्मत भी बदलने की कामना लेकर जरूर आते थे और कई लोगों को बाबा का प्रसाद भी मिला। हालांकि इस बार रौनक नहीं है, लेकिन आस्था कहीं से भी कम नहीं है। चमत्कार करने वाले बाबा का धाम सुना जरूर है, लेकिन घरों से पूजा कर रहे लोगों को अपने महाराज पर चमत्कार की पूरी आस है। ऐसे में एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मंदिर के दरवाजे खुलेंगे और जो भक्त हैं वो अपने बाबा महाराज का दर्शन कर पाएंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
उधर लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हो रहा है और अब फिल्म उद्योग से जुड़े लोग भी सरकार की तरफ नजरें लगाए हुए हैं। उनके लिए कैसी गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि हाल के दिनों में उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए सबसे मुफीद जगह बनकर उभरा है। देखिए। हिमाचल, कश्मीर, केरल और गोवा के तर्ज पर उत्तराखंड भी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए खासा पसंद किया जा रहा है और पिछले दिनों तो यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई। यानी लॉकडाउन से ठीक पहले भी यहाँ कई फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी, लेकिन कोरोना ने इसे थाम दिया। अब जब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है तो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लोग भी नई गाइडलाइंस को जल्द लाने की मांग कर रहे हैं ताकि काम शुरू हो सके। हमको आगे से जब क्वेरी आती है तो वो हमसे पूछते हैं कि आपकी स्टेट की गाइडलाइंस क्या है। तो मेरा सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है और यही निवेदन है कि हमको एक गाइडलाइंस जारी करें। वो बैठ के हमारे पास कुछ ऐसे गाइडलाइंस वहाँ की भी हैं, उनके अनुसार भी हम यहाँ पे गाइडलाइंस जारी करें, ठोस गाइडलाइन हो ताकि सेफ्टी के हिसाब से भी यहाँ पे काम हो सके और उसके हिसाब से हमारा भी काम वापस बैक ऑन ट्रैक आ सके। उत्तराखंड तो थोड़ी सी नरमी का जिक्र जरूर कर रहे हैं तमाम लोग। इस बुलेटिन में इतना ही।